नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आरबीआई में करियर बनाने का सोच रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये जानना है कि आखिरकार एग्जाम आपको कैसे क्रैक करना है। दूसरी चीज, आरबीआई में जब आप लगेंगे तो आपको वहां पर कैसी लाइफ मिलने वाली है। और तीसरी चीज, आरबीआई असिस्टेंट या फिर अदर पीएसयू बैंक के जो क्लर्क्स हैं, इन दोनों में क्या एक्चुअल में डिफरेंस है, कितना सैलरी का भी डिफरेंस है। ये सभी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं ये आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि 2012 में सबसे पहला एग्जाम जो मेरा क्लियर हुआ था वो आरबीआई असिस्टेंट का था, और उसके बाद मैंने इंटरव्यू भी दिया था, क्योंकि दोस्तों 2012 में आरबीआई असिस्टेंट के इंटरव्यूज भी होते थे। देखिए मैं आपको अपना उस टाइम का इंटरव्यू कॉल लेटर आपको दिखाता हूँ। ये तो दोस्तों मेरा है एग्जाम की मार्कशीट। यहाँ पे मेरे 141 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200। ये मेरा 2012 की मार्कशीट आप देख सकते हैं। उस टाइम फायरफॉक्स भी इस तरह का होता था। अगर हम इंटरव्यू कॉल लेटर की बात करें तो ये देखिए मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर है 2012 का, जो कि मेरा चंडीगढ़ सेक्टर 17 में मेरा इंटरव्यू हुआ था आरबीआई के ऑफिस में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आरबीआई में अगर आप असिस्टेंट लग जाते हैं तो आपको एक्चुअल में आरबीआई में किस तरह की लाइफ मिलने वाली है। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि आरबीआई एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। अपेक्स इंस्टीट्यूशन क्या हुआ कि जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पूरे भारत का, जितना भी बैंकिंग स्ट्रक्चर है, वो सभी कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है आरबीआई। तो अगर आप एक आरबीआई में असिस्टेंट हो गए, किसी से भी मिलते हैं या फिर किसी भी बैंक की अगर आप ब्रांच में भी चले जाते हैं तो थोड़ा सा वहां पर हलचल होने लग जाती है, क्योंकि आप एक आरबीआई के एम्प्लॉई है। अब देखिए दोस्तों आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं। मुझे लगभग 12 साल हो चुके हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि आरबीआई के ऑफिशियल हमारी ब्रांच में आके इंस्पेक्शन करते हैं। तो दोस्तों ये जो इंस्पेक्शंस होती हैं ये कई बार 6 महीने में हो जाती हैं, साल में हो जाती है, और ये बैंक की किसी भी ब्रांच में हो सकती है। और आरबीआई यहाँ पर क्या करता है कि कभी तो ऑफिसर लेवल का आरबीआई ऑफिशियल भेज देता है या फिर असिस्टेंट लेवल का ऑफिशियल ब्रांच में भेज देता है, और वो सारी इंक्वायरीज करता है कि क्या वो बैंक की ब्रांच सारे आरबीआई के रूल्स फॉलो कर रही है, नहीं कर रही। तो आप ये समझ लीजिए कि आरबीआई का ऑफिशियल कभी भी बैंक की ब्रांच में अगर आता है तो सारे लोग वहां पर थोड़े से घबरा जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आप एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बाद दोस्तों अगली चीज, आरबीआई में आपको देखिए जॉब सिक्योरिटी 100% है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां पे आपको टारगेट्स दिए जा रहे हैं या फिर ऐसा वर्क कल्चर वहां पर आपको ऐसा मिलेगा कि जिसकी वजह से आपकी जॉब सिक्योरिटी पे कोई बात आने वाली है। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखेंगे तो वहां पर थोड़ा सा जिम्मेवारी ज्यादा होती है, क्योंकि फ्रंट में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एम्प्लॉय रहते हैं जैसे कि हम हैं। तो हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि किसको हम लोन्स दे रहे हैं, किन लोगों के हम सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रॉड्स भी होते हैं। तो यहाँ पर जब आप आरबीआई में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जॉब सिक्योरिटी 100% है, क्योंकि फ्रंट फुट पे आप जो है काम नहीं कर रहे हो। बैक फुट पे आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ हर बैंक के सिस्टम एंड प्रोसीजर्स को मॉनिटर कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको आरबीआई में जॉब सिक्योरिटी 100% मिलेगी। और अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत बढ़िया है आरबीआई में। और इसके पीछे दोस्तों मेजर रीजन है कि आरबीआई के जितने भी ऑफिसेज हैं, टोटल ऑफिसेज 31 है, और 31 ऑफिसेज सारे मेजर सिटीज में है। सबसे पहले तो आपको जो पोस्टिंग है वो आपको लोकल मिलेगी, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहां के आरबीआई के रीजनल ऑफिस में आपको पोस्टिंग मिलेगी। और अगर आपको आउट ऑफ द सिटी भी कभी भी ट्रांसफर करना पड़ जाता है, जो कि यूजुअली कभी नहीं किया जाता असिस्टेंट लेवल पे, तो आपको क्या है, कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी? एक मेजर सिटी में पोस्टिंग मिलेगी। और वहां पर पोस्टिंग मिलने पर क्या है कि आपको वहां पर रेजिडेंशियल आपको अकोमोडेशन भी आरबीआई ही देता है, क्योंकि आरबीआई का जो स्टाफ है वो एक लिमिटेड स्टाफ है, और सभी स्टाफ को आरबीआई अकोमोडेशन खुद प्रोवाइड करता है। और अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो वहां पर आपको एक स्पेसिफाइड अमाउंट दिया जाता है हर महीने, जो कि आपका रेंट के रूप में आप लैंडलॉर्ड को दे सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। अब इसके बारे में दोस्तों अगर हम सैलरी या पर्क्स की बात करें तो ऑफ कोर्स ये है कि सैलरी और पर्क्स आपको अदर पब्लिक सेक्टर बैंक के क्लर्क से ज्यादा मिलते हैं यहाँ पर। और अगर हम रेपुटेशन की बात करें तो दोस्तों रेपुटेशन तो ए क्लास है, क्योंकि आप एपेक्स इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो और हर कोई ये फिर उम्मीद लगा के रखता है कि आप आरबीआई में काम कर रहे हैं तो आप जो है नए नोट जो है उनको
ला के दे देंगे जो भी आपके जानकारी में है, क्योंकि आरबीआई एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है और आरबीआई ही नए नोट्स को सर्कुलेशन में लेकर आता है। तो ये एक उम्मीद जो है पब्लिक में जाग जाती है जब आप आरबीआई में काम करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि किस तरह का काम आपको आरबीआई में करना पड़ेगा, तो आरबीआई में मेजरली आपको जो है क्लेरिकल लेवल का वर्क रहेगा, यानी कि आपको डेटा एंट्री का काम करना पड़ेगा, आपको ईमेल्स पर रिप्लाई करना हो सकता है, और मेजरली जो काम रहेगा वो रहेगा डेटा कंपाइलेशन का, क्योंकि सभी बैंक से जो है आपके पास डेटा आएगा तो उसको कंपाइल करके आपको आगे फर्दर अपने सीनियर्स को देना पड़ेगा। अब दोस्तों इसमें आखिरी बात करते हैं तो वो बात करते हैं करियर ग्रोथ की। अगर हम दोस्तों करियर ग्रोथ की बात करें तो आरबीआई में असिस्टेंट के बाद आप बनेंगे इनके मैनेजर, जो कि हम बोलते हैं ग्रेड बी मैनेजर्स। ग्रेड बी मैनेजर्स के बाद एजीएम, डीजीएम, जीएम और फिर गवर्नर लेवल तक आप जा सकते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि आरबीआई में करियर ग्रोथ कैसी है, तो करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है, बहुत फास्ट है। सैलरी एंड पर्क्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि आप एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आरबीआई में अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो उसका थोड़ा सा पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। जब मैंने एग्जाम दिया था 2012 में, 13 में, 14 में और 15 में, तो उस टाइम जो है आरबीआई का एक सिंगल एग्जाम होता था, देन उसके बाद इंटरव्यू होता था एंड फाइनल सिलेक्शन होता था। लेकिन अब जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। पैटर्न क्या हो गया, आपको प्री देना है एंड देन उसके बाद आपको मेंस एग्जाम देना है। लेकिन इसमें सबसे ट्रिकी चीज क्या है कि जो आरबीआई का एग्जाम आता है वो एग्जाम का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहता है। अब दोस्तों इजी टू मॉडरेट में क्या होता है कि ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम क्लियर करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देखेंगे, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम देखेंगे या एसबीआई पीओ या क्लर्क का एग्जाम देखेंगे तो वो भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट आता है। लेकिन आरबीआई का एग्जाम इजी टू मॉडरेट आता है हमेशा। इजी टू मॉडरेट आने से क्या होता है कि यहाँ पर जो कट ऑफ है आरबीआई के एग्जाम की वो बहुत ही हायर साइड जाती है। और दोस्तों ये मैं आपको अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी मैं आपको अपने खुद के मार्कशीट्स दिखाता हूँ, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना स्कोर लाने के बाद भी मुझे इंटरव्यू में कॉल नहीं किया गया। अब देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों आपको 2012 का रिजल्ट दिखाते हैं। देखिए 2012 में मैंने स्कोर किया था 141 आउट ऑफ 200। अब इसके बाद दिखाते हैं मार्कशीट, दिखाते हैं 2014 की। 2014 में दोस्तों मैंने जब एग्जाम दिया था तो वहां पर मैंने स्कोर किया था 152। और यहाँ पर देखिए अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो देखिए, क्योंकि मेरा ओबीसी कैटेगरी लगता है तो यहाँ पर 155 का कट ऑफ है आउट ऑफ 200 और जनरल में 163 है। और अगर हम एससी की भी बात कर लें तो एससी की आप देखिए 145 की कट ऑफ है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है आरबीआई के एग्जाम में, और ये इसलिए है क्योंकि इनका एग्जाम का पैटर्न वो इजी टू मॉडरेट है। अब इसके बाद एक और मार्कशीट आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों 2015 की मार्कशीट है। देखिए 2015 में मेरे मार्क्स कितने आए थे, 151। 2014 में मेरे 152 थे, लेकिन 2015 में मेरे 151 थे। और शुरुआत में जब मैंने 2012 में दिया था तब मेरे 141 थे। मेरे मार्क्स मेरे इंप्रूव हुए हैं, लेकिन 2012 में मैंने इंटरव्यू दिया है क्योंकि उस टाइम कट ऑफ कम था, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में इनका कट ऑफ बहुत ज्यादा हायर चला गया। तो अगर आप आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम देते हैं तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आप के एग्जाम का कट ऑफ किस लेवल का जाने वाला है। लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली है, देखिए इसका एग्जाम के पैटर्न को आप समझिए, जो कि मैंने बहुत डीपली एनालाइज किया है। यहाँ पर देखिए अगर हम मार्क्स की बात करें, देखिए रीजनिंग में 2012 में मैं रीजनिंग में 28 मार्क्स थे आउट ऑफ 40, इंग्लिश में 29 थे, मैथ्स में 33 थे, जनरल अवेयरनेस में 13 थे और कंप्यूटर में 38 थे, और इंग्लिश में भी मेरे थोड़े कम थे। अगर हम दोस्तों 2014 की बात करें तो दोस्तों देखिए 2014 में रीजनिंग में मेरे अच्छे मार्क्स थे आउट ऑफ 40, जो कि मेरे 2012 में भी मेरे अच्छे थे, 28 मार्क्स थे, 28 मार्क्स थे। तो यहाँ पर रीजनिंग जो है आपकी एक ओके लेवल आएगी। इट मीन्स कि आपको रीजनिंग में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे 33 आए थे। अगर मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे 31 थे। देखिए जनरल अवेयरनेस में 22 मार्क्स है और कंप्यूटर नॉलेज में 30 मार्क्स है। अब इसके बाद नेक्स्ट मार्कशीट आपको दिखाते हैं, फिर थोड़ी सी और चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे रीजनिंग में देखिए 36 है, इंग्लिश में 29 है, मैथ्स में 30 है, जनरल अवेयरनेस में 25 है और कंप्यूटर में भी 30 है। तो अगर हम कंपटीशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर मेजरली कंपटीशन आपका 3 सब्जेक्ट्स में है। सबसे ज्यादा कंपटीशन है आपका जनरल अवेयरनेस में, दूसरा है आपका कंप्यूटर में और तीसरा है आपका न्यूमेरिकल में। अब देखिए दोस्तों कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस में मेजरली कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं जो कि एक टफ लेवल के हैं। अब अगर टफ लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं और वो टफ लेवल दोस्तों उस लेवल का होता है कि वो आप आंसर नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी 155 मार्क्स लाने के बाद भी अगर मुझे इंटरव्यू में कॉल नहीं आता है तो आप समझ सकते हैं कि
एग्जाम का लेवल अगर इजी टू मॉडरेट है तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स मेजरली हैं जो कि कंप्यूटर है और साथ में जनरल अवेयरनेस है। तो यहाँ पर कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस में आपको ज्यादा प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो इजी हैं, उसमें मार्क्स अगर आप लेकर आएंगे तो कंपटीशन ज्यादा नहीं रहेगा। 1, 2 या 3 मार्क्स का कंपटीशन अप डाउन हो सकता है, लेकिन ये जो मेजरली 2 सब्जेक्ट्स हैं जो कि जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर है, यहाँ पर आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है और इसकी प्रिपरेशन आपको ज्यादा करनी है, क्योंकि ज्यादातर लोग कंप्यूटर की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है मार खाते हैं। तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन ज्यादा करनी है ताकि आप एग्जाम क्लियर कर सके। तो ये तो दोस्तों ट्रिक हो गया कि आपको किस तरह से एग्जाम क्लियर करना है और किस सब्जेक्ट्स पर मेजरली आपको काम करना है। अब इसमें दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ दें, बाकी सब्जेक्ट्स की आपको साथ साथ प्रिपरेशन रखनी है, लेकिन इन दोनों एग्जाम्स की आपको ज्यादा प्रिपरेशन रखनी है ताकि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एज एन असिस्टेंट लग सके। अब दोस्तों इसके बाद लास्ट में बात करते हैं कि अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में क्लर्क लगते हैं और दूसरी जगह आप आरबीआई में असिस्टेंट लगते हैं तो दोनों में मेजरली क्या डिफरेंस है। दोनों में मेजरली दोस्तों डिफरेंस है, सबसे पहले तो एक आप अपेक्स इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरी जगह आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काम कर रहे हैं जो कि अपेक्स इंस्टीट्यूशन के नीचे आते हैं। तो दोनों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कंफर्ट लेवल आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ज्यादा मिलेगा। ट्रांसफर एंड पोस्टिंग में बात करें तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल आपको मिलेंगी, और अगर हम सैलरीज की बात करें तो सैलरी और पर्क्स भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपको ज्यादा मिलेंगे। सैलरी कितनी मिलेगी एक अंदाजे से आपको बता देते हैं। ये देखिए दोस्तों 2023 का आरबीआई असिस्टेंट का ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि आरबीआई असिस्टेंट की ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है 47,849, और इसके अलावा यहाँ पर इनको पर्क्स भी मिलते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक से बहुत ज्यादा है। अब इसमें अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो वहां पर ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है 40,368, तो अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि 7,000 रुपीज का यहाँ पर डिफरेंस है। तो 7,000 रुपीज का तो यहाँ पर सैलरी में डिफरेंस है, और इसके अलावा बहुत सारे पर्क्स हैं जो कि आरबीआई असिस्टेंट को मिलते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्लर्क्स को भी पर्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे आरबीआई असिस्टेंट से तो आरबीआई असिस्टेंट में बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो इन हैंड अगर हम बात करें तो आरबीआई असिस्टेंट में आपको अप्रोक्सीमेटली 55,000 के करीब जो है आपको इन हैंड आपको सैलरी मिल जाएगी इंक्लूडिंग पर्क्स। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं जो कि आरबीआई असिस्टेंट के बारे में है। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि आरबीआई असिस्टेंट 2025 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि दोस्तों मैं एक बैंकर दोस्त हूं आपका, मुझे 12 साल हो चुकी हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए। आपके मन में कोई भी सवाल जवाब आए बैंकिंग इंडस्ट्री को लेकर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप मेरे साथ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद।